अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, सूरत हाल आप तमाम लोगों के सामने है। पीटीआई का एहतजाजी काफिला, जिसे पीटीआई फाइनल कॉल भी कह रही है, वो अपनी जानिब रवां दवा है, जो भी उनके मंजिल मकसूद है। और बुशरा बीबी और गंडापुर भी काफिले के साथ मौजूद है। लेकिन हुकूमत का एतराज़, जो बड़ा एतराज़ वो ये है कि हमेशा पीटीआई की जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही नामुनासिब होती है और वो मुल्क के हालात के लिए ठीक नहीं होती, मईशत के लिए ठीक नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई इंटरनेशनल मीडिया डेलीगेशन या फिर हुकूमती वक्त पाकिस्तान में मौजूद होता है जब ये ऐलान किया जाता है। तो ये क्या सूरत हाल है, पीटीआई इस तरह के ऐलान क्यों कर रही है, हम इन पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, हुकूमत का जो बड़ा एतराज़ है एहतजाज को लेकर वो ये है कि बेलारूसी वफ़द जो है वो पहुंच चुका है और सदर भी कल आ जाएंगे। तो पीटीआई इस तरह के ऐलानात का ऐलान क्यों करती है, इस तरह के ऐलानात क्यों कर रही है? आपको क्या लगता है कि पीटीआई को ये स्ट्रेटजी अपनी गलत बना रही है? नहीं जी, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ तो एक काफ़ी मुनज़्ज़म इस बार, अब वो कामयाब होती है कि नहीं होती, उनकी हिकमत अमली और क्या उनका हौसला होता है, लेकिन एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली उनकी मुख्तलिफ जो रहनुमा इनसे बात हुई तो बज़ाहिर उसमें नज़र आती है। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एतमाद में भी नहीं लिया, जिनके ऊपर जो है वो शक था उनकी क़यादत को, या मुख्तलिफ था कि भाई ये पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हुआ भी कि कुछ रहनुमा जो हैं वो शौकिया गिरफ़्तार होते हमें नज़र आए, लेकिन उनकी जो हार्ड कोर, उनके जो लॉयलिस्ट लीडरशिप है उनकी, जो खान साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने एक बड़ी मरबूत किस्म की हिकमत अमली तैयार की है। अच्छा, वो हिकमत अमली कामयाब होती है या नाकाम होती है, ये बात की बात है, लेकिन वो हिकमत अमली जो है वो उसमें ये बात है कि वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद में दाखिल आज नहीं होने जा रहे, और शायद वो कल भी दिन में दाखिल ना हो। वो इस्लामाबाद को घेरने जा रहे हैं। अभी तक जो बात हो रही है, घेराव करेंगे इस्लामाबाद का, और उसके बाद ये है कि वो घेराव करेंगे और जिसे आप कह सकते हैं कि चोक कर देंगे या बंद कर देंगे चारों तरफ से शहर को, और फिर मुख्तलिफ इलाकों से वो शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। और इस अमल को वो चाहेंगे कि मेरी जो लोगों से बात हुई और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हुकाम हैं, वो भी यही उनकी असेसमेंट है कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहना चाहिए ना कि एग्जॉस्ट करेंगे यहाँ इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसको। और 24 घंटे 48 घंटे तो पिछले हो गए हैं जिसमें इंटरनेट बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पूरा सारा वो इसको तूल देंगे, और 2 रोज़ 3 रोज़ 4 रोज़ पीछे हटेंगे, आगे आएंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जो गिरफ्तारियां होंगी अदालतों से रब्ता होगा, बेलें करवाएंगे, आगे वो एकदम से जो है वो एकदम आगे आने का जो है ना कि एक ही दिन बस टकराव हो जाए और वो एग्जॉस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद वो इसी दौरान जो है उनके रहनुमाओं का ये कहना है कि हम जब ये सारा चारों तरफ से हम घेर लेंगे और मुख्तलिफ जो जलूस हैं वो पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के बाहर, तो फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फिर खान साहब को बताएंगे अब आगे क्या करना है। और मुज़ाकरात जो भी होंगे हमारे उसके बाद वो खान साहब की रजामंदी से ही होंगे कि अब कितने लोग हैं जो पीछे रह गए वो आगे पहुंचे। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, और जो बाकी, और इस्लामाबाद जब बंद होगा तो वही कह रहे हैं कि पिछले 24-48 घंटों से आपने देखा है सारी सरगर्मियां बंद हैं। मुल्क तो स्टैंड स्टिल ऐसे ही 2 रोज़ 4 रोज़ 5 रोज़ क्या रह सकता है। तो उसके बाद जो है वो बातचीत का हम आगाज़ करेंगे और ये देखेंगे कि खान साहब के साथ हम मिलेंगे, फिर वापस आएंगे। तो एक इसको वो लंबा यानी आज 24 तो गुजर गई, प्रोसेस आप देखा होगा, जलूस में भी नहीं पहुंचे, कुछ गिरफ्तारियां हो गई, कुछ पे, इसको वो आगे खींचेंगे। और इस दौरान वो कहते हैं कि बेलारूस का जो डेलीगेशन आ रहा है वो भी चला जाएगा। अब इसमें कामयाबी कितनी होती है, मुज़ाकरात होते हैं किस तरह से होते हैं, क्या किसको हासिल होता है, मुल्क का कितना नुकसान होता है, यौमिया आपको पता है कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है हर रोज़ मईशत का। तो ये अब क्या इसका क्या हल निकलेगा, ये अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं। असल बात यह है कि जान माल, सिक्योरिटी, मईशत, इस्तेहकाम मुल्क का, ये प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए सबकी इस वक्त।
तो देखना यह है कि हुकूमत, अच्छा मोहसिन नकवी साहब से वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो बाकी अब हुकूमत की तरफ से कौन आएगा? आज देखिए ना, बेलारूस का डेलीगेशन आया है तो उसको एयरपोर्ट पे रिसीव भी मोहसिन नकवी साहब ने किया, बाकी लोग तो नहीं हैं। मंजर आम पे ये जो अरेंजमेंट है इसमें बहुत सी शख्सियात नहीं आती, वो खामोशी से एक बयान वगैरह या कहीं किसी दूर दराज मकाम पे वो जारी करके गायब हो जाती हैं। ख़ासतौर पर जब ये इस्लामाबाद का तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि जब इसके चारों तरफ लोग आ जाएंगे तो फिर वो मज़ीद मोहतात हो जाएंगे, क्योंकि ये जहन में रखें कि इस्लामाबाद आने का रास्ता ही बंद नहीं हुआ, इस्लामाबाद से जाने के रास्ते भी बंद हैं, और यहाँ से जाते हुए जो है वो जी जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि अब ये जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इनके लबो लहजे जो हैं ज़रा मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे। ये तहरीक इंसाफ का कहना है। हुकूमत का कहना है, हुकूमत तो ज़ाहिर अरेंजमेंट मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो शख्सियात हैं, जो रियासती अदारे हैं और सिक्योरिटी सर, वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत में जानो माल का, और जो डी चौक और रेड जोन और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव और यहाँ पे सारे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी महफूज करेंगे। लेकिन असल बात है कि शहर तो बंद है ना, शहर तो पहले ही बंद हुआ है, इंटरनेट भी बंद हुआ है, सड़कें भी बंद हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो सड़कें नहीं बंद करने को कहा इनको, हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, इन्होंने पहली सड़कें बंद कर दी हैं, तो ये शहर हमारी वजह से तो बंद नहीं हुआ, ये तहरीक इंसाफ कह रही है। बहरहाल ये अगले 2 रोज़ 3 रोज़ जब तक ये मामला है, अल्लाह करे ये बखैर खूबी मुल्क के लिए किसी बेहतरी की तरफ ये जाए सारा मामला, और ये बखैर खूबी मामला हल हों। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है उनकी, और हुकूमत जो है वो इंतज़ार कर रही है कि क्या यही स्ट्रेटजी होगी या कुछ और होगा, या क्योंकि जो इनकी तरफ से कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने ऐसे ऐसे करना है, वो लोग फारिग हो गए हैं इस पूरी स्ट्रेटजी में, वो शामिल ही नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मूव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो यहाँ पर आप समझें कि वो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन का मुझे कुछ रब्ता हुआ, कुछ यहाँ बात हुई इस्लामाबाद में, तो मुझे लगा कि वेल इन्फॉर्म नहीं है। वो कहते हैं कि यार वो हमें डॉज कर सकते हैं इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है। अच्छा, तो ये डेवलपिंग है, अब ये 24 तारीख नहीं है, अभी डेवलपिंग है, और अगले 1-2 रोज़ में हमें पता चलेगा कि ये मामला जो है ये किस रुख पे जा रहे हैं। लेकिन पहली बात वही, इस्तेहकाम, मईशत, जानो माल, एम्बुलेंसें ना फंसें, बच्चों के स्कूल बंद, इंटरनेट बंद, मईशत, सिक्योरिटी, ये आज का पूरा दिन जो है या कल जो गुजर गई, हमें जो पूरी हम सब की तवज्जो होनी चाहिए थी खुरम में जो सानहा पेश आया है और वहाँ पे जो शहादतें हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे जो हुआ है ना उसमें ब्रीफिंग है हमारे पास कोई, ना हमें कोई डिटेल्स बताई गई हैं, ना उस वाक़े का किस तरह से, उस सानहे का किस तरह से क्या है हुआ है। वहाँ पे लोग अशबार भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन ये कि सारा जो ध्यान है वो इस वक्त इस्लामाबाद के में जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है उस तरफ है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, मैं ये बात पहले भी मैं एक अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जो ख़ित्ते के हालात और वाक़यात हैं और जो तेज़ी से आग फैल रही है पूरे रीजन में, ये एक तीसरी, अगर हम 2 जंगों से कंपेयर करें पहली, तो ये दूसरी जंग अजीम की कंटिन्यूशन है जो हमें तीसरी जंग में नज़र आती है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखिए, पहली जंग अजीम जब हुई थी ना, तो उसमें भी एक वेस्टर्न फ्रंट था, और फ्रांस और बेल्जियम में हमें जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ये लड़ते हुए नज़र आ रहे थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वेस्टर्न फ्रंट था। एक उसका ईस्टर्न फ्रंट भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और उसमें जो है वो रशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जर्मनी, ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये ईस्टर्न फ्रंट था। और एक इसमें इटालियन फ्रंट भी था, और इटालियन फ्रंट जो था उसमें इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये ममालिक लड़ रहे थे। यानी कई फ्रंट खुल गए थे। और ये मत भूलें कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट, जो अगर सबसे ज़्यादा मुझे कहेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फ्रंट था पहली जंग अजीम का, तो वो मशरिक़ वस्ता में खुला था, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब लड़ रहे थे और अरबों का साथ दे रहे थे बरतानिया, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर टूटी और हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया और ये सारा मामला कहते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें कई फ्रंट्स खुले हुए थे। बाल्कन्स के अंदर फ्रंट खुल गया था, बाल्कन्स का फ्रंट एक अलग फ्रंट है। इसी तरह अफ्रीका के अंदर एक फ्रंट खुला, मतलब बहुत सारे फ्रंट्स पे 40 मुल्क कूदे हुए थे उस लड़ाई में। 40 मुल्क पहली जंग अज़ीम में।
और वो एक जगह से शुरू हुआ था, फैलते 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 बहुत सारे मुल्क आ गए थे। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चले जाएं, जो कि कंटिन्यूएशन थी, जो मसले रिजॉल्व नहीं हो सके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक खिंच गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एक तो यूरोपियन फ्रंट है, यूरोपियन फ्रंट भी दो हैं, एक ईस्टर्न है जहां जर्मन सोवियत यूनियन से लड़ा है, जहां जनरल फ्रॉस्ट हम जिक्र करते हैं, और एक उसका वेस्टर्न फ्रंट है जहां पे जर्मनी जो है वो लड़ रहा है फ्रांस से, बर्तानिया से, और बाद में उसमें अमेरिका में भी आ गया। यानी यूरोपियन फ्रंट भी दो तरफ है। और फिर उसका एक पैसिफिक फ्रंट है जहां जैपनीज जो हैं, ये पर्ल हार्बर वाला, ठीक है ना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इनसे पर्ल हार्बर और फिर न्यूक्लियर वेपन गिरे यहाँ पे आके। लेकिन एक एशियन फ्रंट भी है। एशियन फ्रंट में जो है वो जापान, चाइना, इन मुल्कों से लड़ रहा है। और एक फिर अफ्रीकन फ्रंट है, यानी अफ्रीकन फ्रंट दोनों जंगों में है, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे। और दोनों जंगों में बैल्कन फ्रंट्स भी खुल गए थे, ठीक। एनीवे, अब मैं ये बात कहने जा रहा हूँ आपसे, जो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करूँ, कि आज जो है वो ये जो एक बड़ी जंग है, एक बड़ा बहुत सारी जंग है, बहुत सारे फ्रंट्स हैं। एक यूक्रेन रशिया फ्रंट है, एक गजा के अंदर और मशरिक वस्ता का फ्रंट है, एक हूतीस का फ्रंट है, एक चाइना अमेरिका का पैसिफिक में फ्रंट नजर आ रहा है हमें। ये एक बड़ी जंग है, जो जिस तरह मैं इसको कंसीव करता हूँ, एक बहुत बड़ी जंग है, उसमें कई फ्रंट्स खुले हुए हैं। अफ्रीका के अंदर जो है वो तख्ते उल्टे जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई कुवत किसके साथ है, वैगनर ग्रुप भी वहाँ पे, लैटिन अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। एनीवे, लेकिन आज जो है मेरे ख्याल से दो तीन वाकयात ऐसे हैं जो ये डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्रंट्स आपस में मिलते किस तरह से हैं, इनकी ये कैसे मिल रहे हैं। और दो बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं मेरा ख्याल है। एक तो इवेंट जो है वो ये है कि जो ज़िवी कॉगन, अच्छा, अब ये ज़िवी कॉगन जो हैं, ये एक रबाई, ठीक है, और 28 साल इनकी उम्र, और ये जो है ये 2017 में ज़िवी कॉगन, ये 2017 में ये मुत्तहदा अरब अमारात आ गए थे। पिछले साल इनकी शादी हुई, और ये जो है ये वहाँ पर आ गए, आके ये आबाद हो गए, और इन्होंने फिर जो चबाद जो ज्यूज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत फ़ाल भी हुए, और उनके स्कूल वगैरह भी इन्होंने कायम किए। ये जो चबद करके जो कम्युनिटी है, ये जो है ये वो इलाका जो कि अब बेलारूस का हिस्सा है, वहाँ पे कुछ 200 साल पहले ये यहूदी कम्युनिटी जो है ये इसने अपने स्टार्ट लिया था। और ये लेकिन जो मजमूई जो दुनिया में इस वक्त यहूदी हैं उनका कोई 1% से भी कम ये हिस्सा है, लेकिन ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत इंतहा पसंद हैं, और ये मतलब बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन ऑर्थोडॉक्स हैं। अच्छा, अब ये जो 28 साल रबाई ज़िवी कॉगन हैं, इनको मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई से अगवा कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, दुबई उन मुल्कों में से है, मुत्तहदा अरब अमारात हमारा दोस्त है, बरादर मुल्क है बड़ा, लेकिन वहाँ इस तरह की कार्रवाई होना एक बड़ी अनहोनी बात है। इनको अगवा कर लिया गया, और उसके बाद इनको जुमेरात को इनको अगवा किया गया था, और आज सुबह जो है वो दुबई से कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पे अबू धाबी में इनकी रिहाइशगाह थी, ये रिहाइशगाह थी इस बंदे की, और ये दुबई में आके अपनी सुपरमार्केट में काम करता था। ये अगवा हो गया, और उसके बाद इसकी लाश मिली एक गाड़ी से। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। Israel denounces murder of rabbi after body found 27 slide found in UAE। अच्छा, और ये UAE में जब ये हो गया वाकया, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मोसाद ने वहाँ पर अपनी, और ज़ाहिर है दुबई की इंटेलिजेंस भी और मोसाद भी और सारा, तो उसमें 2-3 बातें जो हैं वो अब तक सामने आई हैं। पहली बात तो उसमें ये है कि क्या इसके पीछे, इस बंदे के कत्ल के पीछे, एक बात तो ये हो रही है कि जी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि 3 उज़्बेक बंदे थे जिन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन पे इस बंदे को अगवा किया, कत्ल किया, और उसके बाद वो टर्की फ़रार होने में कामयाब हो गए, उज़्बेक बंदे।
एक दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि ये इस बंदे को के कत्ल के पीछे जो है वो ईरान का हाथ है। ये एक ग्रुप जो मुसाद में है या रशिया के सोर्सेज हैं वही कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये इसको अच्छा इसकी जो एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इसकी जो वाइफ है इसके पिछले साल शादी हुई थी। अच्छा, अब इसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ के जो चचा हैं, इस तरह समझें कि इसकी वाइफ के चचा, इसकी वाइफ के चचा जो हैं वो मुंबई में जो 2008 में जो एक वाक़या पेश आया था जो वहाँ पे जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मारे गए थे और दहशतगर्दी का एक वाक़या था, तो उसमें वो इसकी अहलिया के चचा और उनके अहले खाना भी मारे गए थे उस वाक़े में जो मुंबई में मुंबई अटैक्स हुए थे। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ एक और बड़ी अजीब सी स्टोरी हुई कि कुछ लोग ऐसे थे मोसाद के जो इंडिया को बताए बगैर, इंडियन अथॉरिटीज़ को बताए बगैर वो इंडिया पहुंच गए और इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो उन्होंने उस ग्रुप के ऊपर नज़र रखी कि वो यहाँ क्यों आए हैं और वो वहाँ पे 2011-12 छोटा सा घर किराए पे लेके वो वहाँ रहने लगे और इंडियन इंटेलिजेंस उनको वॉच कर रही थी। इसराइल से वो आए थे, वो भी जबत कम्युनिटी के थे और उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस ने उनको पकड़ा और उनको पता चला कि वो मोसाद के लिए अंडर कवर काम कर रहे हैं। बड़ा ये रेयर वाकया है, लेकिन इसका लिंक चूंकि इसकी फैमिली ये वो चबत फैमिली का ही बंदा है ये, तो इसलिए वो लिंक मेरे लिए बताना ज़रूरी है। उसके बाद ये हुआ कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो जो कपल था, वो जो मियाँ बीवी थे, उनको गिरफ्तार करके इंडिया से डिपोर्ट कर दिया और ये कहा कि ये मोसाद के अंडर कवर एजेंट्स हैं और ये यहाँ पे मुकीम मोसाद के लिए इंडिया में काम कर रहे थे हमें बताए बगैर। वो ये उसकी फैमिली का बंदा है जो दुबई में जिसको किडनैप करके कत्ल किया गया है। मैं यहाँ पे रेफरेंस देना ज़रूरी समझता हूँ। फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखाएं, इजरायली कपल, ये 2012 की, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया आपको 2012 का दिखा रहा हूँ। इंडियन कपल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग एजेंट्स टू बी डिपोर्टेड, इंडिया से डिपोर्ट किया गया था एक कपल को 2012 में, ठीक है, ये 7 फरवरी 2012, रेफरेंस यहाँ पे देना ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इसराइल, Israeli Chabat couple to be, second slide, to be expelled from India for spying. इंडिया ने इस कपल को निकाल दिया था, इस जोड़े को, कि ये वहाँ पे जासूसी कर रहा था और ये जो जासूसी कर रहा था तो इस कपल को वहाँ से निकाला इंडिया से। ये 2012 का जिक्र है, लेकिन ये बंदा जिसका, फिर मैं रिपीट करूँ कि मैं वो इंडिया को से उस कपल के निकाले जाने के लिए जो मोसाद के लिए इसलिए कर रहा हूँ जिक्र कि वो और ये बंदा जो यूएई में है ये इत्तेफाक से ये एक ही फैमिली है। तो अब ये जो मामला है ये एक अजब सा मामला है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स बहुत से लोगों ने किए हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कई ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पे इसराइल के लोग रहते हैं, वहाँ एम्बेसीज खुली हैं, ख़ास तौर पे इब्राहिम एकट्स के बाद या उससे पहले भी कई मुल्कों के ताल्लुकात थे। अब उनके शहरियों का अगवा होना और कत्ल होना उन मुल्कों के अंदर ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर एक नए किस्म का, पहले तो ये था ना कि जी वो मतलब गुरिल्ला जंग किसी और अंदाज में हो रही है, मुल्कों के आपस में हो रही है। उसके बाद ये है कि वो जो है वो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ये सारा। लेकिन ये जो तीसरे मुल्क में, किसी मुल्क में अगवा करके कत्ल होना और वो भी किसी इस्लामी मुल्क में, ये एक मेरा ख्याल है कि ये मामला किसी और तरफ भी निकल गया। एक तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। दूसरी जो बात है जो मैं कहता हूं कि ये एक ही फ्रंट है जो बहुत बढ़ेगा, वो ये हुआ है कि मगरबी ज़राए जो हैं, अमेरिकन ने और बरतानिया और बाकी मुल्क हैं, उन्होंने आज ये बहुत बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन में ना सिर्फ ये कि शुमाली कोरिया के फौजी मौजूद हैं, बल्कि यूक्रेन में हुतीज भी पहुंच गए हैं और एक मुआहदा रशिया और हुतीज के दरमियान हुआ है जिसके नतीजे में
सैकड़ों की तादाद में हुतीज यमन से पहुंच गए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। और उनमें से कई जो हुतीज हैं वो ऐसे हैं कि जिनको रशिया का पासपोर्ट भी दिया जा रहा है, हुतीज को, यमन के हुतीज को। ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूं, सेंसिटिव खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। फिफ्थ लाइट, रशिया रिक्रूट्स यमनी मर्सेंडरीज टू फाइट इन यूक्रेन। अब यूक्रेन में ये, इसका मतलब ये है, अच्छा अमेरिकन सोर्सेज भी कंफर्म कर रही हैं इसको, और इसको जो है वो कंफर्म कर रहे हैं बाकी मुल्क भी। अच्छा, अब ये जो मगरिबी ममालिक, तो ये जो हुतीज हैं वहां पे, ये सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं। और ये बात जहन में रहे कि इससे पहले जो है, अगर मैं 12 स्लाइड कोट करूं, ब्लूमबर्ग को याद दिलाऊं लोगों को कि हुतीज की तरफ से ये क्लेम हुआ था कि उन्होंने, ये मगरबी मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने क्लेम किया था कि हुतीज ने कुछ महीने पहले चाइना और रशिया से कहा था कि वो उनकी शिप्स को टारगेट नहीं करेंगे। एक तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और बाकी जो ज़राए अबलाग हैं उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो और डेटा ख़ास तौर पे वो दिया जा रहा है कि कौन से जहाज़ को निशाना बनाना है, कौन से जहाज़ को निशाना नहीं बनाना, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये रशिया जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है हुतीज़ के साथ। और उसके बाद जो हुतीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन वो अपने टारगेट्स को वो हिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक तो मामला ठीक था कि चलें जी, एक बात थी कि जी शायद हो सकता है रशिया उनको दे रहा हो, लेकिन ये जो क्लेम है कि जी अब हुतीज़, यानी नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है वहाँ पे, हुतीज़ भी मौजूद हैं, और उसके साथ ही ऑफिशियली आज रशिया ने, जो कि हुतीज़ और नॉर्थ कोरिया के साथ वहाँ पे, अब ये जंग आप देखिए फ्रंट्स कैसे मिल रहे हैं आपस में, मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये एक ही जंग है और उसके डॉट्स आगे मिलेंगे। आज ये ऐलान किया है रशिया ने सरकारी तौर पे, मैं यहाँ पे तास उनकी जो अदारा है उसको कोट कर रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप 23rd कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड ईरान टू कवर डिफेंस स्फेयर। रशिया और ईरान के दरमियान जो पार्टनरशिप है उसमें डिफेंस भी है, और एक दूसरे के मुल्क की जो दिफाई इश्यूज हैं उन पर भी रशिया और ईरान एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा, और इसके साथ ही फिर ये खबर भी आ रही है जो मैंने पहले आपको बताई कि जी यूक्रेन में ना सिर्फ ये कि 10,000 या 12,000 नॉर्थ कोरिया के लोग मौजूद हैं, बल्कि अब उसमें ये सारी दुनिया का मीडिया अब इस ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को डिस्कस कर रहा है, और वहाँ अभी कुछ देर पहले ब्रेक हुई है तो ये अभी डिस्कशन शुरू हो गया कि वहाँ पे हुतीज मौजूद हैं। अब्दुल मालिक हुती जो हैं, अच्छा अल जुबैर फैमिली एक है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये अल जुबैर जो हैं ये यमन में हुतीज के बड़े सपोर्टर हैं। वैसे इनका एक और बड़े अरब मुल्क से ताल्लुक है, लेकिन ये हुतीज के साथ चले गए थे, बाद में उनके पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उनकी ये कंपनी है, उनकी यानी ये फ्रंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो कंपनी हुतीज को रिक्रूट करके भिजवा रही है रशिया। अच्छा, उनसे जब राब्ता किया है मीडिया ने या बाकी लोगों ने तो वो उनके ऑफिस से कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आया, लेकिन ये बड़े इसके शवाहिद मौजूद हैं कि हुतीज वहाँ पे पहुँच गए। हुतीज की तरफ से भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई कि भाई पहुँच गए तो पहुँच गए, ठीक है, क्या करेंगे आप, ठीक है ना, तो मतलब है कि जंग छिड़ गई है तो छिड़ गई है। और तैयब उर्दुगन की और प्रेसिडेंट पुतिन की आज बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे, उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा, उसकी डिटेल्स जो आई हैं, लेकिन कल उस पर बात करेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने आज जो बात की है टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो साथ ही सेबेस्टियन गोरका एक साहब हैं मौसूफ, उनको ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया में ले लिया है। और जैसे मैंने कल ही बताया था कि जॉर्ज सोरोस की प्रॉपर इसमें एंट्री हो गई है अब ट्रंप इंतज़ामिया में ये, और एक ये अब एक नया एक उसमें एक इशू खड़ा हुआ है। तो ये जो सेबेस्टियन गोरका है, ये इसको भी ले लिया है ट्रंप ने अपनी टीम में, और ये जो बंदा है, ये बंदा जो है इसको एंटी टेररिज्म का इसको इंचार्ज बनाया गया है। ये अब इसकी अजीब इसका बैकग्राउंड है, ये मुसलमानों से शदीद
बेजार है, इस्लामोफोबिक और नफरत फैलाने वाला, और थ्योरी भी कुछ कुछ जॉन बोल्टन ने शदीद इस पर तनकीद की है कि ये तो एक बहुत ही फजूल आदमी को आपने ले लिया एंटी टेररिज्म। लेकिन उसके साथ ही एक तरफ तो ये वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ कि ये इसके इस्लाम के बारे में ख्यालात जो हैं 19th, इसके हार्ड राइट व्यूज़ हैं इस्लाम के बारे में। लेकिन उसके साथ ही दूसरा इसका रौला एक और है। वो दूसरा रौला इसका माजी में खड़ा हुआ था, और वो रौला ये खड़ा हुआ था इसका कि ये जो है ये नाजी ग्रुप्स के साथ इसका ये पसंद करता है हिटलर को, नाजी ग्रुप्स के साथ इसका एक लिंक बनता है, और उसकी वजह से ही वो इसराइल के अंदर बड़ी बेचैनी थी। पहले भी बेचैनी थी ट्रम्प दौर में जब इसको एक छोटा रोल दिया गया था, अब और बेचैनी हो गई कि भाई इसके जो लिंक्स हैं वो तो यानी ये आइडियलाइज करता है। और एक ज़माने में जब ये आ रहा था ट्रम्प 1.0 में, तो उस ज़माने का मैं न्यूज़ वीक सिर्फ कोट कर देता हूँ 18th, सेबेस्टियन गोरोमा फॉर्मर ट्रम्प एड एक्यूज्ड ऑफ टाइज टू नाजी ग्रुप हैज टू इसराइल। तो ये नाजी ग्रुप्स के साथ भी इसराइल वाले कहते हैं कि नाजी ग्रुप का था, वो नाजी जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में यहूदियों के साथ उनका कत्लेआम किया, और व्यूज़ इसके मुसलमानों के बारे में बड़े अजीबो गरीब हैं। तो ये एक इस बंदे को जो है, अच्छा फॉक्स के ऊपर, फॉक्स न्यूज़ पे ये जो है ये तज्जियाकार भी था, फिर इसने एक रेडियो पे अपना प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था, अमेरिका फर्स्ट विद सेबेस्टियन गोरका। तो ये बहरहाल वहाँ पे अब एंटी टेररिज्म का इंचार्ज, तो वो भी एक नया रौला है कि भाई ये एक से बढ़ के एक किरदार जो है वो ट्रम्प इंतज़ामिया में। मैं दोबारा बात ये कह रहा हूँ कि, और मैं कई दिनों से ये बात दोहरा रहा हूँ कि जैरेड कुशनर का रोल नहीं है इस बार बहुत ज़्यादा। जैरेड कुशनर को साइड पे रख दें, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का इंपॉर्टेंट रोल है। डोनाल्ड ट्रम्प के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, जैरेड कुशनर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। जी आप वक्फा दीजिएगा। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि ट्रम्प जूनियर का किरदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उस पर भी बता दीजिए कि वो किस हद तक इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ये भी इतलात आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर बहुत से इख्तलाफात अब जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है रिसेंटली गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान, तो वो पीटीआई के लिए किस हद तक मुश्किलात मजीद क्रिएट कर सकता है? इख्तलाफात तो हैं, वो तो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इशू ये है कि इख्तलाफात होना या ना होने से हट के इस्लामाबाद, चलो इस पे सबका इत्तेफाक है, क्योंकि ये जो है वो ये खान साहब का ऑर्डर है, तो इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ हो नहीं सकता। वो बाकी इख्तलाफात आपस में है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ चलो इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। सवाल ये है कि इसका एंड गेम, यानी ये कैसे ख़त्म कैसे होगा मामला, यानी इसमें इंसानी जान नहीं जानी चाहिए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कारोबार, यानी इस्लामाबाद अंडर सीज है इस वक्त, अब यूँ समझ लें, चारों तरफ से बंद है। और ये मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि आने का तो बंद किया, वो जाने का भी बंद कर दिया है। तो उस पर तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जो बैठे हैं वहाँ पे वो ताकि भाग ना सकें, इसलिए उनके रास्ते बंद किए हैं। ये बहरहाल वो इस पर मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन संजीदगी है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू यहाँ पे होगा कि जिसके नतीजे में हालात ख़राब हो। हाँ, मुज़ाकरात और ये घेराव चारों तरफ से शहर का करते हैं, जो भी कुछ होते हैं, कुछ होता है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही इसमें होने चाहिए, और वो इसका हल है। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊँ सिंपली कि देखें, इसराइल का मीडिया अगर हम देखें इस वक्त, तो टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें, वो इस खबर को बहुत फ्लैश कर रहा है। अगर हम यरूशलेम, ये जो वहाँ पे यूएई में जो वाक़या पेश आए, अगर हम बाकी उनकी मीडिया को जल्दी से हम दिखा दें, जो यरूशलेम पोस्ट है, यरूशलेम न्यूज़ है, वो वहाँ पे इसको कोट कर रहा है, वहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल कि भाई ये क्या हुआ, यूएई के अंदर जो है हमारा बंदा मारा गया, एक ऐसे मुल्क में जो कि हमारा, अच्छा इसी के साथ जो है वो, एक तो यूएई में ये वाक़या होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक मर्डर हो गया वहाँ पे। लेकिन इसमें इशू दूसरा ये है कि जॉर्डन में जो इसराइल की एम्बेसी है वहाँ पर भी फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग में एक जो हमलावर था वो मारा गया है, और 3 उसमें पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे कहा था जबीर ग्रुप इसमें एक्टिव है, लेकिन एक और शख्सियत है जो कि जिसका नाम है विक्टर बाउट। ये विक्टर बाउट, इसलिए ये विक्टर बाउट शायद लोगों को नाम याद हो, ये विक्टर बाउट वो है जो भी 1.5 साल या 2 साल पहले जो अमेरिका में सज़ा काट रहा था 25 साल की, और 25 साल की सज़ा काट रहा था। इसको मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा गया था, असले का बड़ा व्यापारी।
और फिर उसके बाद जो वहाँ की एक खिलाड़ी थी ब्रिटनी ग्रीनर, वो जब मॉस्को पहुंची तो मॉस्को में उनको गिरफ्तार कर लिया कि भाई आपके पास से तो निकला है कोई नशावर निकली हैं चीज़ें, उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। ये भी यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद। और फिर रशिया ने ये डिमांड की थी कि आप उसको विक्टर बाउट को वहाँ से रिहा करेंगे तो विक्टर बाउट रिहा होगा तो हम यहाँ से ये छोड़ेंगे। तो प्रिजनर्स स्वैप या एक्सचेंज हुआ था, जो भी उसको नाम दिए थे। तो विक्टर बाउट जो 25 साल सजा काट रहे थे, 10 साल उसने अमेरिका के जेलों में काट ली थी, उसको छोड़ा गया। वो अब दोबारा एक्टिव होके ये जो पूरा आपका रेड सी और ये सीरिया में और हुतीस के साथ ये मामलात में ये विक्टर बाउट जो है ये फिर एक्टिव है। और जाहिर है कि इसको रशिया ने छुड़वाया है। खास उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, विक्टर बाउट हमें वापस चाहिए, और अमेरिकन ने विक्टर बाउट दिया क्योंकि उनके खिलाड़ी मॉस्को में थी। तो अब वो बंदा जो है वो भी बहुत एक्टिव है, और ये विक्टर बाउट का नाम आने वाले दिनों में आप और भी सुनेंगे, इसका और भी जिक्र आएगा। ये हुतीस को इसके पास ज़ाहिर है लॉजिस्टिक्स है, एक्सपीरियंस है, पुराना असला चीज़ें ये वो सब, तो ये फिर दोबारा एक्टिव हुआ है। और ये विक्टर बाउट जो है ये यमन में और बाकी जगहों पे रेड सी पे इधर उधर ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये वैगनर ग्रुप वैसे भी इसके साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन ये है कि ये इंडिपेंडेंट इसके पास लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी जो बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 2-3 चीज़ें। आज बारिश कर दी अचानक हिजबुल्लाह ने, बारिश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने 2 घंटों में कोई 160 से 180 मिसाइल उन्होंने दोबारा तल अवीव पे गिरा दी है। अच्छा, तल अवीव तो की तरफ से तो लेबनान पे अटैक्स हो ही रहे हैं ना, लेकिन आज अचानक जो हिजबुल्लाह की तरफ से और लेबनान ने जो आज मिसाइल गिराए हैं कोई 160 से 180 2 घंटे में, और ना सिर्फ वहाँ पे गिराए बल्कि अशदूद की जो नेवल बेस है, अशदूद की नेवल बेस भी जो कि थोड़ी सी हैफा से ऊपर, और फिर साउथ तक ये मिसाइल गए, दूर तक। और ये इस वक्त इसराइल के लिए थोड़ा सा उनका ख्याल ये था कि जंग में वो बहुत आगे चले गए हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान के ऊपर इतनी बॉम्बिंग हुई है, उन्होंने आज भी कल भी रात को बॉम्बिंग की, वो ज़रा सुकून से बैठे थे। तो ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि जब से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है, आज सबसे बड़ा और सबसे सरप्राइजिंग अटैक हुआ है जो हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से हुआ है। तो ये सारे वाक़यात, और फिर रशिया की तरफ से इस वक्त ये कहना, देखें ज़ेलेंस्की तो उनके पास से तो बहुत सी ज़मीन निकल भी गई है, अब ये मिसाइल उनको इस वक्त दे भी दिए हैं, उन्होंने फायर भी कर दिए हैं, और रशिया ने आगे से कह दिया है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है, और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो किसी और मुल्क को भी हिट कर सकते हैं, और रशिया इसको ये कर सकता है, ठीक है ना। पोलैंड, ज़ाहिर है कि पोलैंड के अंदर बेस है, पोलैंड क्या इस वक्त करेगा, एम्बेसीज वहाँ बंद हो गई हैं। तो एक एक्सेलेशन की तरफ मामला चला गया अनफॉर्चुनेटली, जिसका रोके जाना बड़ा ज़रूरी है कि यूरोप के अंदर, और फिर यूरोप के साथ बराह रास्त आप देखें, यूरोप के साथ मशरिक़ वुस्ता लिंक हो गया बराह रास्त। पहले तो ये था कि रशिया सीरिया में मौजूद है, हम कहते थे, पहले हम कहते थे कि जी, लेकिन अब हुतीज अगर यूक्रेन में मौजूद हैं तो मुझे बताएं कि क्या ये एक जंग नहीं है जो कि जिसके कई फ्रंट्स खुल गए। हुतीज और नॉर्थ कोरिया भी वहाँ मौजूद है। साउथ कोरिया ने कहा कि जी अगर नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ लड़ने पहुंचा है तो हम साउथ कोरिया वाले यूक्रेन को असला देंगे। उस पर रशिया ने आज जवाब ये दिया है कि हम बराह रास्त वही मामला जो कि हमारा, यानी यूक्रेन को कोई ऐसा मुल्क असला देगा तो वो भी हमारे हदफ पे होगा। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने साउथ कोरिया को प्रॉपर वार्न किया आज रशिया ने कि हम आपके साथ वही करेंगे, मतलब सॉर्ट आउट करेंगे आपको अगर आपने जो है वो असलाह देने की कोशिश की यूक्रेन को। तो ये इस वक्त जो है, और ज़ाहिर है साउथ कोरिया इस वक्त आइसोलेशन में है, दूर है, जाहिर है कि वो यूरोप का हिस्सा भी नहीं, जो यूरोप के मुल्क हैं वो परेशान है। तो एक केओस है, एक ग्लोबल केओस है, और इस ग्लोबल केओस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये दोबारा इस वक्त इसराइल जो है वो शदीद हमलों की जद में आ गई है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसराइल के लिए। में ये बात अब डिस्कस हो रही है कि जो हुतीज़ हमें हिट कर रहे हैं वो अब हुती यूक्रेन में पहुंच गए हैं। अगर रशिया की मदद को, तो रशिया जवाब में फिर क्या करेगा हुतीज़ के लिए? क्या हुतीज़ को वेपन्स देगा? क्या हुतीज़ जी? तो ये मामला जो है मेरे ख्याल से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे लोगों के कारोबार बर्बाद नहीं होने चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद जो तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो मैंने बताया कि उनको इरादा ये है कि वो इस्लामाबाद को एक तरह से घिराव करके यहाँ पे उसको चौक करेंगे शहर को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त भी जो है अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। नाज़रीन अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।